नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पढ़ाई की इस प्रक्रिया में हम लोग इस समय महादेवी वर्मा पर चर्चा कर रहे हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री है। छायावाद की कवि चतुष्टयी मानी जाती है। कवि चतुष्टयी यानी 4 कवियों का ग्रुप, उसमें महादेवी वर्मा सोपान में चौथे नंबर पर है। नेट के एग्जाम में जन्म तिथि के आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्रम में जो लिखना होता है उसके आधार पर, बाकी चारों कवि एक से बढ़कर एक है। इनकी श्रेष्ठता का कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि किसी को श्रेष्ठतर या किसी को निम्नतर ठहराया जा सके। इस बारे में मुझे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह याद आ गए, जिन्होंने इस बात पर खासा ध्यान दिया है कि जयशंकर प्रसाद बेशक पहले आए हैं, लेकिन किसी भी मायने में निराला से वो बीच नहीं ठहरते हैं। उसी तरह से पंत या महादेवी से उनको इसलिए श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता कि वो पहले आ गए थे। लेकिन नेट के एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में जो क्रम होता है, चारों का नाम दे देंगे तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत और अंत में महादेवी वर्मा का नाम लिखना है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि महादेवी ही एकमात्र एकांत प्रेयसी रही है छायावाद की। सही मायनों में आद्यंत शुरू से अंत तक छायावाद को अपनी लेखनी के माध्यम से रूपायित किया है, चित्रित किया है महादेवी वर्मा ने। इनकी यात्रा उतार चढ़ाव भरी और अलग अलग विचारधाराओं की तरफ नहीं बही। हालांकि प्रतिभा की इतनी धनी थी कि सिर्फ छायावादी कवयित्री ही नहीं थी, संस्मरणों और रेखा चित्रों में महादेवी का स्थान कोई नहीं ले सकता। इनके समतुल्य कोई दूसरा नहीं ठहरता है। पशुओं पक्षियों के बारे में इनका जो लगाव मैंने बताया था, उस पर इनकी पुस्तक है, पुस्तिका मेरा परिवार। श्रृंखला की कड़ियां स्त्री विमर्श पर लिखी गई इनकी एक अन्य बहुचर्चित रचना है। कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न भी आया था कि पशु प्रेम पर इनकी कौन सी किताब है, तो 4 नाम आ जाए उसमें मेरा परिवार छांटना है। स्त्री विमर्श की इनकी कौन सी रचना है, तो जो भी नाम आएंगे उसमें श्रृंखला की कड़ियां को लेना है। और इनकी 4 अलग अलग काव्य कृतियों को निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत को मिलाकर के बना था यामा, और उस यामा पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। हिंदी में ही नहीं, किसी भी भाषा में महिला कथाकार को, महिला साहित्यकार को, कवयित्री को मिलने वाला सबसे पहले जो मिला वो महादेवी वर्मा को मिला था। ज्ञानपीठ का सबसे पहला पुरस्कार किसी महिला साहित्यकार को जो मिला वो महादेवी वर्मा को मिला था। हिंदी में किसी को भी सबसे पहला जो मिला वो पंत को मिला था। सबसे पहले ज्ञानपीठ का पुरस्कार जी शंकर कुरूप कन्नड़ कवि को मिला था। हिंदी में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर मिला था, और किसी भी महिला कथाकार को किसी भी भाषा में सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला था। हमने इनकी कविता की थी जो तुम आ जाते एक बार। इनको विरह की कवयित्री भी कहा जाता है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। इनको प्रेम की कवयित्री भी कहा जाता है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, विरह में हूं अनंत सुहागिनी भी हूं। और इनकी कुछ कविताएं तो ऐसी हैं जो आपको कहूं तो फेमिनिज्म की झलक देंगी। स्त्री विमर्श की जो इनकी किताब है श्रृंखला की कड़ियां, उसके अलावा आप इनकी कविता पढ़िएगा, कीर का प्रियाज पिंजर खोल दो। उसमें इनके भाव वैसे ही हैं कि पिंजरे के दरवाजे खोल दो, उड़ना चाहते हैं। इनको इनके वेदना की एकांतिक अनुभूति के लिए आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। मीरा में प्रेम भी था, करुणा भी थी और वेदना भी थी। वो तीनों ही चीजें महादेवी में भी है। प्रेम के लिए आध्यात्मिक अनुभूति थी, दैहिक जिसकी मैं आलोचना नहीं कर रही हूं, उसका चित्रण इनके काव्य में लेश मात्र को, किंचित मात्र को कहीं हुआ होगा, अन्यथा तो क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे,
प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। क्या पूजा क्या अर्चन रे। इन्होंने तो अपने देह को पूजन सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है। रोम छिद्र, अक्षत पुलकित रोम, अधर जो नाम ले रहे हैं वो आप समझ ही रहोगे। प्रिय प्रिय जपते अधर, माला, नैवेद्य, आरती, वंदना के, पूजा के, अर्चना के समस्त उपकरण अपनी आंखों में, अपने होठों में, अपने रोम छिद्रों में देखने वाली महादेवी प्रणय की अनुभूतियों को किस उच्च स्थान पर रखती होगी, किस ऊंचाई पर रखती होगी, समझना मुश्किल नहीं है। इन्हीं की एक और कविता आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। 2 नहीं 3 कविताएं चलती है। तो कल बताई थी जो तुम आ जाते एक बार, आज है तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। बहुत गाढ़ी दोस्ती में हमने अक्सर सुना होगा, तुमने कहा मैंने कहा एक ही बात है। तुम मेरी चर्चा करो या नहीं करो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहता हूं। किसी किसी को आप अकेले देखोगे तो उसके साथ में दूसरा आपको नहीं होते हुए भी नजर आएगा, क्योंकि उसके पहले हमेशा साथ ही दिखे थे। कॉलेज में कई बार मैं देखती हूँ 2 लड़कियां हमेशा साथ आती है, साथ में बैठेंगे तो एक दिन एक आई है, उसके बगल की चेयर खाली है तो तुरंत उस चेयर पे कुछ महसूस होता है कि कुछ कमी है, वो लड़की नहीं आई है, वो अपनी गैर मौजूदगी में भी मौजूद होती है। तो महादेवी ने अपने प्रिय को अपने हृदय में इस तरह से बिठा रखा है कि तुम मुझ में प्रिय प्रिय फिर परिचय क्या, तुम मेरे अंदर हो मैं तुम्हारा क्या परिचय हूं। और सृष्टि के उपादानों को, सुबह को, शाम को, रात को, दिन को, ओस को, रेत को किस तरह वो संग्रहित करती है प्रेम के प्रतीकों के रूप में, वो यहाँ पर बताया गया है। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय का, तुम मेरे भीतर हो क्या परिचय हो। तारक में छवि, प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति, लघु उर में पुलकों की संस्कृति, भर लाई हूं तेरी चंचल और करूं जग में संचय क्या। संचय करने वाले प्लॉट खरीदते रहते हैं, दुकानें बनवाते रहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, और संचय करने वाले फूल पत्तियां इकट्ठी करते हैं, ओस की बूंदे इकट्ठी करते हैं, लम्हों को यादों में बदलते हैं। तो महादेवी यहाँ पर क्या क्या संचय कर लाई, जोड़ लाई, देखिए। तारक में छवि, प्राणों की स्मृति, आसमान में तारे देखती हूँ तो उनकी छवि में अपने प्राण प्रिय की याद आती है। पलकों में नीरव पद की गति, लेटती हूँ पलके बंद करती हूँ तो नीरव, अब लेटेंगे सोएंगे तो चुप्पी रहती है चारों तरफ, भले ही हम परेशान है, बेचैन है तो दिल के अंदर हलचल रह सकती है। अन्यथा जब हम पलके मूंद कर लेटते हैं तो नीरव पदगति, नीरव यानी शांत, खामोश, अपने प्रियतम की आहट सुनाई देती है। लघु उर में पुलकों की संस्कृति, लघु छोटा सा दिल है, शोर बहुत करता है लेकिन ये दिल होता छोटा सा है। देखिए इस कम वक्त में दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है और है जरा सा, धड़कता रहता है। तो इस लघु उर में पुलकों की संस्कृति, इस छोटे से उर में धड़कन की एक सृष्टि रची हुई है। भर लाई हूं तेरी चंचल, ये तेरे चंचल उपक्रम, ये सारी चीजें, चंचल यानी गतिशील, जीवित होने का प्रमाण, ये सब चीजें मैं इकट्ठा कर लाई और करूं जग में संचय क्या। संसार में आकर के और मुझे कुछ जमा करने की कहाँ जरूरत है। तेरा मुख सहाय अरुणोदय, अरुणोदय उगता हुआ सूरज मुझे तुम्हारे चेहरे की प्रति छवि दिखाई देता है। कदाचित प्रियतम इनको लाल गुलाबी नजर आते हैं, परछाई रजनी विषाद में, और जब परछाई आती है, रात आती है तो लगता है तुम्हारा उदास चेहरा दिख रहा है। यह जागृति व नींद स्वप्न में, एक तरफ जो दिन है वो जागृति है और दूसरी तरफ वो नींद है वो स्वप्न में है। कभी प्रियतम दिन के रूप में साक्षात दिखाई देता है, कभी रात में परछाई के रूप में दिखाई देता है। खेल खेल थक थक सोने दे, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या। कभी जगती हूँ कभी सोती हूँ। महादेवी उस खेल में है, लुका छुपी का खेल, प्यार का खेल। आंखें मूंदो तो प्रियतम पलकों के अंदर है, आंखें खोलो तो इस तमाम सृष्टि में उसी की झलक है। तो कहती है खेल खेल कर थक कर सो जाने दो, और सृष्टि के और प्रलय को मैं क्या समझूंगी। मैं नहीं बोलेंगे हम लोग, कवियत्री कहती है कि वो क्या समझेगी, प्रलय क्या है। वो है ना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह खिले, ये झुके शाम ढले।
प्रेमी ने अपनी प्रेयसी की आंखों को ही दुनिया समझ लिया है कि आंखें जब उठती है तो तमाम चकाचौंध है, दुनिया में उजाला है, पलके झूठ है तो शाम है, दिन ढला है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे कि सृष्टि और प्रलय यानी संसार की उत्पत्ति और संसार का अवसान को क्या समझेंगे, उनको तो इस खेल में थक कर सो जाने दो। तेरा अनर विचुंबित प्याला, तेरे ही स्मित मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साथी देते हो मधुमय विस्मय के। इतना डूब गई है कवियत्री अपने प्रिय में कि कहती है प्रियतम के आधार ही मदिरा के प्याले, प्रियतम की स्माइल मुस्कान में ही कॉकटेल, मिश्रित हाला यानी कई शराबों का मिश्रण, तेरा ही मानस मधुशाला, तुम्हारा ख्याल ही मधुशाला है, मदिरालय है, शराब घर है। अब इसके बाद है मेरे साथी यानी शराब ढालने वाले, क्या पूछूं मधुमय विस्मय क्या। जब पिलाने वाले से ही प्रेम हो जाए और उसकी आंखों में शराब महसूस हो, होठों में शराब महसूस हो, तो वो जो पिला रहा है वो जहर है कि अमृत है, पीने वाले ने सब पिलाने वाले पे छोड़ दिया। तो प्रियतम पर अपने को यूं निछावर कर चुकी है कवियत्री कि वो सुख दे या दुख दे। तुलसी या सूर, उन्होंने भी इस तरीके से मोसो कौन कुटिल खलकामी, या ये जो दुनिया है ये खेला है, सब कुछ भगवान की माया है, तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ प्रियतम के हवाले छोड़ दिया है। रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन शत शत, स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, मुझ में नित बनते मिटते प्रिय, स्वर्ग मुझे का निष्क्रिय ले क्या। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द को दो बार लिखा जाए लेकिन दोनों का दो अर्थ नहीं हो, काव्य में सौंदर्य द्विगुणित होता हो, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो रोम रोम में नंदन पुलकित, नंदनवन जहां पर सुरभित पुष्पों की छाया माया होती है, प्रेम में होने पर व्यक्ति अपने को ही और की आंखों से निहारने लगता है। प्रेम ऐसी जादुई शय है कि हर आदमी अपने को अलग ही नजरों से देखने लगता है। कहीं पढ़ा था मैंने कि अगर किसी के कपड़े बदल जाए, किसी की हेयर स्टाइल बदल जाए, किसी का रहन सहन बदल जाए, तो सिर्फ कपड़े, हेयर स्टाइल या रहन सहन नहीं बदला है, उसके भीतर कहीं बहुत कुछ बदल गया है। देख लीजिए आप, रिलेशनशिप में, प्रेम में और खुश अवस्था में, प्रसन्न अवस्था में व्यक्ति के मिजाज अलग होते हैं, विदीर्ण अवस्था में, दुखी अवस्था में, जर्जर अवस्था में, सब कुछ खत्म हो जाने की अवस्था में, पहनावा तक, चाल ढाल, बातचीत, बाल सब बदल जाते हैं। तो कवियत्री प्रेम में है तो रोम रोम में नंदन पुलकित, उनको अपने ही रोम रोम से नंदनवन की खुशबू महसूस होती है। सांस सांस में जीवन शत शत, हर सांस में 100 जीवन महसूस होते हैं। ऐसा लगता है जितनी बार सांस लेती है सैकड़ों जीवन उनके अंदर अटखेलियां करते हैं। स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, सपने देखती है तो अपरिचित विश्व बड़ी आभा के साथ, चमक के साथ दिखाई देता है। एक होता है अपरिचय में विषाद का भाव, पता नहीं कौन मेरा कौन पराया। एक होता है कि कोई पराया भी है तो सब अपने लगने लगते हैं, अरे कौन पराया, सारी दुनिया अपनी है। तो अपरिचित विश्व भी इनको अच्छा लग रहा है, इनमें ये मिटते बनते रहते हैं। दुनिया भर के जाने अनजाने शहर गांव देश ख्यालों में बनते हैं मिटते हैं, स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय ले क्या। अब महादेवी को उस स्वर्ग की और इस दुनिया की लय की कोई परवाह नहीं है, निष्क्रिय कह रही है इनको। ये जो घूर्णन पे, गति पे धरती चल रही है, उससे महादेवी को क्या मतलब। ख्यालों में हजारों दुनिया बनती है मिटती है। आदमी बहुत बड़ी दुनिया में रहता है, ब्रह्मांड, फिर उसके बाद अपना देश, उसके बाद अपना राज्य, अपना जिला, अपना कस्बा, अपना घर और फिर खुद। उस खुद के अंदर एक दुनिया अलग से होती है जिसके बारे में पूरी दुनिया को खबर नहीं होती। एक दुनिया उसके बाहर है जो
दिखाई देती है, एक दुनिया उसके यहाँ विचारों में, जिसके बारे में वो किसी को बताएगा तब पता चलेगा। और बताने की भी क्षमता सबकी नहीं होती है, वो सिर्फ खुद जी सकता है। तो भीतर एक जो दुनिया है उसमें कितने अलग अलग दुनियाओं के बारे में, अलग अलग कितनी दुनियाएं बनती है, मिटती है। ख्याल अनलिमिटेड होते हैं। डर में भी आदमी नई नई कल्पनाएं कर लेता है, मुझे कोई जेल में भेज देगा, मुझे कोई मार देगा, घर में डकैती हो जाएगी, बहुत तरह के डर इस तरह से आ जाते हैं जो सच में लगने लगते हैं इंसान को। उसी तरह खुशी में भी इंसान को लगता है तरह तरह की कल्पनाएं। लोग टीनेज में भाग करके विदेश तक जाने की कल्पनाएं कर लेते हैं, शादी हो जाएगी, घर बसा लेंगे, ये कर लेंगे। 10-15 साल बाद पता चलता है कि वो कितने बच्चे थे, कितने भोले थे, कितने सीधे थे उस समय। तो बहुत सारी दुनिया बनती बिगड़ती रहती है अपनी कल्पनाओं में, अपने भीतर, अपने विचारों में। महादेवी कहती है कितनी दुनिया, स्वप्न जगत, स्वप्न में विश्व अपरिचित। अपरिचित विश्व जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, वो ख्यालों में बनता है, मिटता है। तो इस दुनिया की लय गति का मुझे क्या मतलब। हारू तो खोऊं अपनापन, पाऊं प्रियतम में निर्वासन, जीत बनूं तेरा ही बंधन, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय का। अगर मैं अपने को हार जाऊंगी तो मैं तुमको पालूंगी। प्यार में आदमी अपने को खोता है तब किसी और का होता है। तो यहाँ पर महादेवी कहती है कि अगर वो खुद को खो देंगी तो प्रियतम में अपनापन पालेगी, पाऊं प्रियतम में निर्वासन, और अपने को भूल जाएगी तो प्रियतम में रहना शुरू कर देगी। हमारा घर सिर्फ ईंट मिट्टी गारे का ही नहीं है, हमारा घर वो दिल भी है जिसके अंदर हम रहते हैं। किराए का हिसाब से हमको उन लोगों को देना चाहिए जिनके दिल में हमारे लिए जगह होती है। लेकिन खैर ये बात समझ नहीं आती सबको, तो वो कह रही है कि प्रियतम में निर्वासन मिलेगा, जीत बनूं तेरा ही बंधन, और अगर मैं तुमको जीत लूं तो तुम्हारा बंधन बन जाऊंगी, तुम मेरे साथ रहने लगोगे। भर लाऊं सीपी में सागर। सीपी में सागर भरना बड़ा अलग सा उदाहरण है। सागर में सीपी होती है, लेकिन सीपी यानी हमारा दिल छोटा सा, और इसमें हम पूरी दुनिया रखते हैं। कितने ही लोग रख सकते हैं, कितने ही ख्याल रख सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े देश दिल के लिए बहुत छोटे हैं, इसमें सब समा जाते हैं, विचारों में सब आ जाते हैं। तो कहती है भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, मेरी हार क्या और मेरी जीत क्या, मैं तो सीपी में सागर भर लाऊंगी। उस अनंत प्रियतम को छोटे से दिल में, जरा से दिमाग में होता तो असल में सब लोचा दिमाग में ही है। दिल का तो नाम यूं बदनाम है, वो तो पंपिंग सेट है, खून सप्लाई, ऑक्सीजन, उसका काम ही अलग है। लेकिन हमने बेचारे को अलग ही चीज बना दी है, दिल का ये काम नहीं है। पर हाँ, वही दिल हो या दिमाग हो, कितना छोटा होता है, लेकिन पूरी दुनिया उसमें आ जाती है। चित्रित तू मैं हूं रेखा क्रम, मधुर राग मैं स्वर संगम, तू असीम मैं सीमा का भ्रम, काया छाया मैं रहस्यमय, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या। चित्रित तू मैं रेखा क्रम, कोई चीज हम बनाते हैं, जैसे हम यहाँ चित्र करेंगे तो उसके चारों तरफ बॉर्डर लाइन बनानी पड़ती है। जो हम लाइन बनाते हैं चारों तरफ उसकी ड्राइंग में, उसको उसके बाहर कुछ नहीं है, तो वो रेखाओं का क्रम कवयत्री है। प्रियतम उसके अंदर कुछ चित्रित होता है। मधुर राग में स्वर संगम, मधुर राग तो प्रियतम है, और जिन स्वरों के संगम के द्वारा वो राग सृजित होता है वो महादेवी है। निराला ने भी गाया है, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास मैं कांत कामिनी कविता। दोनों दो नहीं है, अद्वैत है, एक है, मेड फॉर ईच अदर है। इस कविता में महादेवी ने प्रणय के उस गाढ़ेपन को जिया है, बताने की कोशिश की है। तू असीम मैं सीमा का भ्रम, प्रियतम असीम है, सीमाओं में नहीं माना जा सकता, लेकिन वो सीमा का भ्रम है। प्रेयसी अपने को तुच्छ मान रही है, छोटा मान रही है। तभी मैं कई बार कहती हूँ कि अपनी कविताओं में भी निढाल भी हो जाती है, अपने को छोटा भी महसूस करवा देती है। प्रियतम का अस्तित्व विशाल काय मानेंगी और खुद को सबसे लघुतम, सबसे लगेगा ही नहीं, अपने लघुतम का मतलब सबसे छोटा। लेकिन जब आप इनके रेखा चित्र संस्मरण पढ़ेंगे,
श्रृंखला की कड़ियां पढ़ेंगे, मेरा परिवार पढ़ेंगे, वहां आपको एकदम सीधी तनी, सजग, आत्मविश्वास, स्वाभिमानी स्त्री दिखेगी। न सिर्फ झलक बल्कि सच में वो स्त्री दिखेगी। कदाचित प्रेम में इंसान भूल जाता है तनना, तनकर खड़े होना, ये हो सकता है। प्रेम में इंसान इतना विनम्र हो जाता है, शिष्ट हो जाता है कि अपने अस्तित्व को लगभग विस्मृत कर देता है। जिसे चाहता है उसको ईश्वर बना देता है। वही वह है, मैं कहीं नहीं हूं। मामूली से मामूली हरकतें भी अपने प्रियतम की दिव्य और अलौकिक लगेंगी और अपनी अच्छी से अच्छी बात भी सामान्य लगेगी, तुच्छ लगेगी। तो इसी भाव को इस कविता में महादेवी जी रही है कि वो असीम है, इनको सीमा का भ्रम है। काया छाया में रहस्यमय, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या। अंत में बड़ी काम की बात कहती कि काया और छाया का अभिनय है। तुम शरीर हो, मैं सोल हूं आत्मा, या मैं आत्मा हूं, तुम शरीर हो, कुछ नहीं पता, ये अभिनय चल रहा है। मैं तुम में हूं कि तुम मुझ में हो, ये एक अभिनय है। असल में हम दोनों एक हैं, अभिन्न हैं। अभिन्नता के इस बोध को व्यक्त करवाते हुए प्रेम के संबंध में अपनी गहन दृष्टि का परिचय यहाँ पर महादेवी वर्मा ने दिया है। इनकी प्रश्न में देखना चाह रही हूं। तुम मुझ में प्रिय गीत की रहस्य भावना को स्पष्ट कीजिए। यूं तो इनकार किया है बच्चन सिंह जैसे समीक्षकों ने कि रहस्यवाद नहीं है इन कविताओं में, अलौकिकता नहीं है इन कविताओं में, लौकिक काव्य है ये। एक अकेली स्त्री ने किसी को पाना चाहा है, प्यार करना चाहा है और चाहने में कितनी शिद्दत है, गहराई है, ये व्यक्त हुआ है। लेकिन शुक्ल जी जैसे बहुत सारे आलोचकों ने रहस्यवाद की भावना जो छायावाद में मानी है, और महादेवी की कविताओं में वो चीज कई जगह आई भी है, जिज्ञासा भी आई है। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ फिर झरता अपरिमित, ये सब भावनाएं में आई है। तो यहाँ पर अगर रहस्य की बात करें तो एक ऐसे प्रेमी के लिए प्रेयसी समर्पित है जो सागर के समान है, अपने सीपी से दिल में उनको उन्होंने समा लिया, जो असीम है, अपने उनके सीमाहीन अस्तित्व को अपने सीमित सीपी जैसे मनोमस्तिष्क में जगह दी है। उठती हुई लहरें, डूबता हुआ चांद, गिरती हुई रात, उगते हुए सूरज में अलग अलग छवियां अपने प्रियतम की यहाँ पर कवयित्री ने महसूस की है। उन छवियों में दिव्यता और अलौकिकता का दर्शन करवाया है। इस प्रकार से छायावाद की लगभग सभी विशेषताएं इस कविता में भी देखी जा सकती है, और महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं तो उनके काव्य में तो है ही रहस्य का भावना, जिज्ञासा, प्रेम की भावना, वेदना की अनुभूति, संगीतात्मकता, चित्रमयी भाषा, लाक्षणिकता, अलंकारों का सुष्ठु प्रयोग, ये समस्त विशेषताएं महादेवी की मैं तुम में प्रिय फिर परिचय क्या कविता में भी आया है, और महादेवी वर्मा के काव्य में भी ये विशेषताएं हम बताएंगे अगर प्रश्न पलट कर आ जाए तो। इस प्रकार से आज हमने एक और कविता को पढ़ा, इसके अर्थ को समझा। अगले वीडियो में हम इनकी मैं नीर भरी दुख की बदली कविता पर बात करेंगे। देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए।